हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डेली करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज क्लास। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज क्लास में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल कवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को कवर करेंगे। Dear friends, before starting the video, I would like to request everyone, if you have not subscribed our channel, then kindly subscribe to our channel Examples Current Affairs and press the bell icon for your early notifications. दोस्तों, आप सबसे विनती है, अगर आप हमारे चैनल एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को दबा कर रखिए ताकि हमारे चैनल में आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज की क्लास को शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर टुडेज क्लास। अटेम्प्ट ईच क्वेश्चंस बिफोर आंसर अपीयर्स। Dear friends, today we'll cover 7 major headlines. Let's overlook the headlines for today's class. Today's headlines number 1 is talking about polity and governance related questions, while headline number 2 is talking economy and infrastructure. And number 3, science and technology. Number 4, defense and security. And the number 5, environment. Number 6, international relations. And the last one, international organizations. Let's dive in the MCQs. Question number 1. The government of India recently notified standards for green ammonia and green methanol under which initiative? भारत सरकार ने हाल ही में किस पहल के तहत हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल के लिए मानक अधिसूचित किए हैं? आंसर ऑप्शन ए, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, बी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशंस, एंड सी, नेशनल सोलर मिशन, एंड डी, द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन. And recently, the government has set these standard to promote clean energy under the National Greenhouse Missions. This will help in reducing carbon emissions in the chemical and fertilizer sector. हाल ही में भारत सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत स्वच्छ ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए ये मानक निर्धारित किए हैं, जिससे रसायन और उर्वरक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. The government of India plans to increase inter-regional power transmission capacity to how many gigawatt by 2027? भारत सरकार की योजना 2027 तक अंतर क्षेत्रीय विद्युत प्रसरण क्षमता को कितने गीगावाट तक बढ़ाने की प्लान की है? आंसर ऑप्शन ए, 130 गीगावाट, बी, 155 गीगावाट, सी, 143 gigawatt, and D, 168 gigawatt. The government of India plans to increase internal regional power transmission capacity to ensure a seamless flow of electricity across states. The target is to at 143 gigawatt. भारत सरकार की योजना 2027 तक अंतर क्षेत्रीय विद्युत प्रसरण क्षमता को बढ़ाने हेतु भारत सरकार ने सुरक्षित की बिजली की निर्धारित प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 143 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 143 gigawatt. C is the right answer. Next question. Question number 3. The document titled Defense Forces Vision 2047, a roadmap for a future ready Indian military was unveiled by which of the following? रक्षा बल
विजन 2047 भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना को रोड मैप शीर्षक वाले दस्तावेज का अनावरण निम्नों में से किसके द्वारा किया गया है? आंसर ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अजीत डावल एंड डी अनिल चौहान। The document titled Defense Force Vision 2047's Roadmap Future Ready Indian Military Watch unveiled by aims to make the Indian military technology advanced and self-reliant by 2047 by राजनाथ सिंह। इस रोड मैप का उद्देश्य 2047 तक भारतीय सेना का तकनीकी रूप से उन्नत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए इज द राइट आंसर, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The 11th edition of the Joint Military Exercise Lamithia 2026 is conducted between India and which of the following countries? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिट 2026 का 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? आंसर ऑप्शन ए मॉरिशस, बी सेशेल्स, सी माडागास्कर एंड डी मालदीव्स। The 11th edition of the Joint Military Exercise Lamithia 2026 is conducted between India and Seychelles. This exercise focuses on enhancing cooperation and responsibility between the two armies. भारत और सेलिशियस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिथिया 2026 का 11वां संस्करण आयोजित की जा रहा है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल बढ़ाने पर केंद्रित कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेलिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द Indian Navy was developed in exercise Lamithia 2026 is which of the following? अभ्यास लमिथिया 2026 में तैनात भारतीय नौसेना का युद्ध पोत इनमें से कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए INS विक्रांत, बी INS कलकत्ता, सी INS त्रिकांत एंड डी INS शिवालिक। The Indian Navy warship developed in exercise limited 2026 is INS Thrikant is the right answer for this question's answer option C. Next question. Question number 6. The National Highways Green Cover Index NHGCI has been developed by NHAI in collaboration with which of the following organizations? राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक NHGCI के NHI द्वारा निम्नलिखित के सहयोग किसके साथ विकास किया गया है? आंसर ऑप्शन ए इसरोस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRCS SC। आंसर ऑप्शन बी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। आंसर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री बाय एनवायरनमेंट। आंसर ऑप्शन डी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। The National Highways Green Cover Index NHGCI has been developed by NHI in collaboration with ISRO's National Remote Sensing Center NRSC। राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक को NHI द्वारा इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ सहयोग से मिलकर इस सूचकांक का विकास
की है. So the correct answer for this question is answer option A is the right answer. ISRO's National Remote Sensing Center (NRSC). This index will use satellite emergency to monitoring plantations along national highway. यह सूचकांक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए उपग्रह इमरजेंसी का उपयोग करेगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन ए इसरोस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. The Union Cabinet has recently granted international airport status to which of the following airport? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? आंसर ऑप्शन ए तिरुपति एयरपोर्ट, बी मदुराई एयरपोर्ट, सी कोयम्बटूर एयरपोर्ट एंड डी त्रिची एयरपोर्ट. Recently, the Union Cabinet has granted Madurai Airport as the international airport. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मदुरै एयरपोर्ट तमिलनाडु के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर मदुरै एयरपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. The Jal Jeevan Mission has been extended by the Union Cabinet till which of the following year until? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल जीवन मिशन का किस अवधि तक बढ़ावा दिया गया है? आंसर ऑप्शन ए 2026, बी 2027, सी 2028 एंड डी 2030. And recently, the Jal Jeevan Mission has been upgraded by 2028, which aims to provide safe and adequate drinking water and through individual household tap connections will now continue its work until 2028. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह जल जीवन मिशन का अवधि 2028 तक बढ़ा दिया गया है. यह मिशन जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करने का है. अब यह मिशन 2028 तक अपना कार्य जारी रखेगा. सो द करेक्ट आंसर दिस फॉर क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9. The revised Jal Jeevan Mission's JJM 2.0 focus primarily on which of the following? संसदीय जल जीवन मिशन JJM 2.0 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? आंसर ऑप्शन ए बिल्डिंग न्यू डैम्स, बी अर्बन वाटर सप्लाई, सी सस्टेनेबल रूरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विस डिलीवरी एंड डी रिवर इंटरलिंकिंग. Jal Jeevan Missions 2.0 moves beyond just infrastructure to ensure that the delivery of water service in rural areas remains sustainable in the long term. जल जीवन मिशन 2.0 केवल बुनियादी ढांचे से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल सेवाओं की डिलीवरी लंबी अवधि तक बनी रहे. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer. Sustainable rural drinking water service delivery. Next question. Question number 10. The Government of India recently invoked the Essential Commodities Act 1955 to secure the supply of which of the following? भारत सरकार ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम
1955 का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वस्तुओं में से किस आपूर्ति को सुनिश्चित की है? आंसर ऑप्शन ए व्हीट एंड राइस, बी एलपीजी एंड नेचुरल गैस, सी कोल एंड पेट्रोलियम एंड डी फर्टिलाइजर्स। By invoking the Commodities Act 1955, the government can regulate the production, supply, and distribution of LPG and natural gas to prevent hoarding and ensure availability. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एक्ट का प्रयोग करते हुए भारत सरकार इस अधिनियम को लागू करके सरकार जमाखोरी रोकने के उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी और प्राकृतिक गैस के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, एलपीजी एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। In the Harish Rana case, the Supreme Court allowed withdrawal of life support under which concept? हरीश राणा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस अवधारणा के तहत जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी है? आंसर ऑप्शन ए एक्टिव एंथुसियस, बी पैसिव एंथुसियस, सी एसिडिएट सुसाइड and D medical terminations. In the Harish Rana case, the Supreme Court allowed to withdrawal of the life support under the concept of passive enthusiasm. This involves withdrawing the medical treatment of the life support of allow a terminally ill patient to die naturally. हरीश राणा केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव एंथुसियस अवधारणा के तहत जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी है। So the correct answer for this question is answer option B is the right answer, passive enthusiast. Next question. Question number 12. The Supreme Court directed which institutions to survive the withdrawal of life support to the Harish Rana case? हरीश राणा मामले में जीवन रक्षक उपकरण हटाने का प्रक्रिया की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस संस्था का निर्देश दिया है? आंसर ऑप्शन ए सफदरजंग हॉस्पिटल, बी एम्स इन दिल्ली, सी PGIMR Chandigarh and D Apollo Hospital. The court enthusiasts aims Delhi with the responsibility to ensure the process follows all medical and legal guidelines. आंदोलन ने एम्स दिल्ली का यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वह सुनिश्चित करे कि यह प्रक्रिया सभी चिकित्सा और कानूनी दिशा निर्देश का पालन करती है या नहीं। So the correct answer for the question is B is the right answer, AIIMS Hospital, Delhi. Next question. Question number 13. According to recent global arms transport data, which country emerged as the largest arms importer globally? हाल ही के वैश्विक हथियार हस्ताक्षर आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व स्तर पर सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभर आ रहा है? आंसर ऑप्शन ए इंडिया, बी यूक्रेन, सी सऊदी अरेबिया एंड डी चाइना। Due to the ongoing conflict, Ukraine's demand for defense equipment has made it the world's top import for arms. जारी संघर्ष के कारण रक्षा उपकरण की मांग ने यूक्रेन को दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना दिया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन
B is the right answer, Ukraine. Next question. Question number 14. Which three countries were identified as the top global arms exporters in recent global arms transport trends? हाल ही के वैश्विक शस्त्र हस्तांतर रुझान में किन तीन देश को शीर्ष वैश्विक शस्त्र निर्णायक के रूप में पहचाना गया है? आंसर ऑप्शन ए यूएसए फ्रांस रसिया, बी यूएसए चाइना जर्मनी, एंड सी रसिया चाइना यूके, एंड डी फ्रांस यूके एंड इजराइल. The USA continues to lead, followed by France and Russia as the major suppliers of military hardware to other nations. अमेरिका शीर्ष पर बना हुआ है, उसके बाद फ्रांस और रूस अन्य देशों के सैन्य साझा सामग्री का प्रमुख आपूर्ति करते रहे. So the correct answer for this question is answer option A is the right answer, USA, France and Russia. Next question. Question number 15, the last questions. Which organizations recently placed Kuwait and Papua New Guinea under its grey list, increased monitoring list? हाल ही में किस संगठन ने कुवैत और पापुआ न्यू गिनी को अपनी ग्रे लिस्ट बढ़ी हुई निगरानी सूची में शामिल किया है? आंसर ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, and C. Financial Action Task Force FATF, and D. OECD. The International Monetary Fund being on this list means these countries will face increased monitoring regarding the financial system and prevent money laundering and terrorism finance. To organize a recently placed Kuwait and Papua New Guinea under its grey list to increasing monitoring. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस सूची में होने का मतलब है कि इन देश को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए अपने वित्तीय प्रणाली की कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ेगा. So the correct answer for this question is answer option B is the right answer, International Monetary Fund. Dear friends, that's all for today's current affairs class. If you found this video helpful for your upcoming exams, then please like, share and subscribe for our channels to boost your daily current affairs GK MCQs. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.